नमस्कार दोस्तों। अवतारी के राज में क्या क्या गुल खिलेंगे, क्या क्या चमत्कार होंगे और देश कैसे चलेगा। जी हां, ये सारे सवाल हैं। और ये सवाल कैसे हैं? मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे और एलन मस्क के आगे इतना मत्था टेका है कि साहब बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो। अब वो उनकी इज्जत बचाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। भारी कोशिशों के बाद में भी, बड़ी कोशिशों के बाद भी वो यह नहीं कर पाए कि भारत को हैप्पीनेस यानी खुशहाली के सूचकांक में पाकिस्तान से ऊपर कर देते। भारत पाकिस्तान से बदतर हालत में है इस सूचकांक में। हां, ट्रंप ने इतनी जरूर कृपा करा दी कि जो रिपोर्ट आई वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो करी थी, उसमें वेल बीइंग रिसर्च सेंटर जो है उसने जो पूरी रिपोर्ट सबमिट की और जिसके आधार पर यह हैप्पीनेस इंडेक्स बनती है, उसमें दुनिया का वही खुशहाल देश है जो सदैव से, बड़े लंबे समय से, 8 सालों से चला आ रहा है, वो फिनलैंड है। भारत जो इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में था, उसको थोड़ा सा कम करके साफ खड़ा कर दिया गया कि नहीं, वो 118 नंबर पे आ गया। चलिए भाई, 8 नंबर नीचे गिरा दिया। लेकिन पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान तो 109 नंबर पे, यानी 9 दूना 18। मतलब अभी भी भारत से वो कितना अच्छी स्थिति में। यानी पाकिस्तान में खुशहाली बहुत से कारण मौजूद है कि है जिसे भारत का गोदी मीडिया रोज यह बताता है कि पाकिस्तान ये हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान के पास खाने को नहीं बचा, पाकिस्तान के पास कुछ खरीदने को नहीं बचा, अब वो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सब वो पाकिस्तान भारत से ज्यादा खुशहाल है। और भारत कहां खड़ा है यह समझ लीजिए। तमाम कोशिशों के बाद, तमाम दबाव के बाद भी यह संभव नहीं हो सका। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत का न किसान खुशहाल है, न भारत का युवा खुशहाल है, न भारत की बेटियां खुशहाल हैं, और न भारत के कामगार खुशहाल है। तो खुशहाल कौन है? खुशहाल इस देश के वो 35-36% लोग हैं जो तमाम तरह से इस देश के बाकी लोगों को लूट रहे हैं या उनकी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। जी हां, यही होता है। इसका उदाहरण बता दूं, मैं बड़े समय से आपको बताता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी एक ही, एक छोटा वाला रिचार्ज है, एक बड़ा वाला है। दोनों एक ही मोडस ऑपरेंडी पर चलते हैं और उसकी की जो है वो आरएसएस के हाथ में। इसके मैंने तमाम सबूत तमाम बार आपको दिखाए हैं, दिए। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करना था तो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो अजीत डोभाल ने आरएसएस के कहने पर बनाया था और पूरा आरएसएस का गेम वहां से होता था, जिसने अन्ना को ला करके बैठाया था, अन्ना को खोज के देवेंद्र फडणवीस लाए थे और उसको किस तरीके से रखा गया, और फिर अन्ना के साथ कौन खड़ा हुआ? अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, किरण बेदी और जितने यहां से लेके दक्षिण भारत तक तमाम सारे लोग वही थे, रामदेव से लेके सब, जो आरएसएस के। और फिर उसके बाद में चूंकि भाजपा जानती थी कि भाजपा के चेहरे पर दिल्ली से शीला दीक्षित को नहीं उखाड़ा जा सकता है, तो उन्होंने एक चेहरा पैदा किया अचानक और ऐसा शो किया कि नहीं, ये तो ऐसे है और वो भाजपा से लड़ रहा है,
यह कहते हुए एकदम से अरविंद केजरीवाल को खड़ा कर दिया। कांग्रेस की गलती थी कि तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद उन्होंने इसे नहीं समझा और सेकुलर के राग में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का साथ दे दिया, जिससे वो पहली बार सरकार में आ गया, मुख्यमंत्री बन गया। बस यहीं से उसे अपना नैरेटिव चलाने का मौका मिल गया, जो संघ की विसात पर गलती से कांग्रेस की खेलने का नतीजा, और वो दिल्ली भुगत रहा है, आज भी भुगत रहा है। बहरहाल इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी गलती सुधारी है, तो यह गलती और पहले सुधारनी चाहिए थी, लेकिन इस गलती के सुधारने से क्या हुआ? जो पंजाब में उन्होंने अपना चेहरा बना रखा था वो एक्सपोज हो गया। 13 महीने से किसान खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए थे, और वहां पर उन्होंने सड़क नहीं रोकी थी, पहली बता दूं। उन्होंने एक तरफ की सड़क खोल रखी थी, लेकिन जब पुलिस ने खड्डे खोद के और सब तरीके से पहरा लगा के सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया, तब खाली पड़ी थी, तो फिर साहब वो बैठे। उन्होंने बार बार कहा कि आधी सड़क खोल दीजिए, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठे। बावजूद इसके पंजाब की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने यह नहीं होने दिया। 13 महीने से बैठे थे। जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 114 दिनों से वो अनशन पे थे, आमरण अनशन पे। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति इतने समय से इतनी बड़ी तपस्या, और वो डॉक्टर्स उसकी पूरी वो कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक निगरानी कर रहा था, इन सब के बाद क्या होता है? इन सब के बाद में साजिश रची जाती है। जैसे मैंने बार बार कहा है कि पीठ पे छुरा भोंकने की साजिश सदैव से आरएसएस ने रची है, और यह साजिश का एक पहला उदाहरण मैं 1984 दिखाता हूं। 1984 में माई कंट्री माई लाइफ में जो लिखा है लाल कृष्ण आडवाणी ने, उसमें पढ़ लीजिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्ण मंदिर पर बुलडोजर यानी उस पर एक्शन नहीं लेना चाहती थी, और जब वो नहीं लेना चाहती थी, उस पर ऑपरेशन नहीं करना चाहती थी, तो हमने उन्हें बाध्य किया। अटल बिहारी वाजपेयी और हम सब लोगों ने वहां धरना दिया पीएमओ पर, तब कहीं इंदिरा गांधी ने सुना, और उसके बाद में मीटिंग करने के बाद में हमारी सहमति पर, हमारे दबाव पर उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा है। और उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से यह ऑपरेशन होने के बाद में पंजाब के जितने किसान थे, वहां के दूसरे और पंथक थे, वहां के लोग थे, उन सबको कैसे भड़काया गया, और भड़काने के बाद में जो जहर बोया गया, उस जहर का नतीजा यह हुआ कि एक जो बड़ी वफादार कौम है, सिख कौम, उसका एक गद्दार व्यक्ति, आस्तीन का सांप कह सकते हैं, उसने श्रीमती इंदिरा गांधी पर 32 गोलियां लाद दी। अब आप सोचिए, गोलियों से छलनी कर दिया, मार दिया। साजिश पूरी थी, वो पकड़े जाते, साजिश खुल जाती, इसलिए इमीडिएट उन पर फायरिंग हुई, और नतीजा क्या हुआ कि कोई भी बयान के लिए ऐसा सबूत न रह जाए। बहरहाल बाद में वही कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं। उन सबके मुकदमे, उन आतंकियों के मुकदमे, गद्दारों के मुकदमे किसने लड़े? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लड़े। यानी अब आप पूरे खेल को समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। तो यह इस बात का सबूत है। तो इस तरह ये करते रहे। इसके बाद में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे जो कराए गए, उसकी आग किसने बोई? राजीव गांधी तो 100 के पास बैठे थे, और जब दंगे भड़के तो वो शांत कराने निकले, लेकिन
वहां पर जिस तरह की हरकतें हुई वो किसने करी? जो वहां एफआईआर दिल्ली में दर्ज है उनके रिकॉर्ड देख लीजिए, उसके मुताबिक 49 भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता, जिनमें एक वह जैन भी था व्यक्ति जो अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव में एजेंट था, वह शख्स भी था, उन सब ने मिलकर के दंगे भड़काए, पूरे उसमें दंगे किए। और जब मदन लाल खुराना की सरकार आई तो उनके ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए गए। ये वैसे ही जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ पूरी साजिश रची गई और सब कुछ किया गया। उस दौरान मनमोहन सिंह ने किसी को रोका नहीं, पूरे लोकतांत्रिक हक इस्तेमाल करने को दिए, लेकिन बाद में किस तरह साजिश की गई और उनकी पीठ पर वैसे ही छुरा भोंका गया जैसे इंदिरा गांधी के भोंका गया था, जैसे सिखों के भोंका गया और जैसे इस देश के लोकतंत्र में भोंका गया। तो वही आरएसएस ने किया। अरविंद केजरीवाल के नाम का एक अपना एजेंट उन्होंने बैठा दिया। बहरहाल उस एजेंट ने सबसे पहले निशाना पंजाब को ही बनाया। 2014 में 4 उसके एमपी जीत के आए, जब पूरे देश में कहीं नहीं था, क्योंकि वो जहर वहां बोया गया था, क्योंकि भाजपा सीधे वहां नहीं जा सकती थी, राज नहीं कर सकती थी, तो उखाड़ने के लिए साजिशें थी। और उसके बाद में आप पूरे खेल को देख लीजिए। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक छोटी सी घटना दिखाऊंगा कि पहले किसानों को, उन्हीं किसानों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें बुलाया गया और उसके बाद में जो नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजे गए लोग थे, उन्होंने, पीयूष गोयल ने किसान नेताओं को खरी खरी सुनाई, न जाने क्या क्या सुनाया। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन लोग हैं। इनमें देखिए आप, इसमें आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता रहा है चीमा, वो है, और उसके बाद में इसमें ये हरपाल सिंह चीमा, और उसके बाद में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो नरेंद्र मोदी के खास हैं, शिवराज सिंह चौहान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, और जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल। ये सारे लोग संघी इकट्ठा थे। और इसमें साजिश क्या होती है, किसानों को बुलाया जाता है चर्चा के लिए और फिर पीठ में छुरा भोंका जाता है और वहीं से किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह से साजिश रची गई हो कि केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार मिलकर के किसानों के पीठ में छुरा भोंक रही थी। इधर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उधर उनके तमाम जो लगे हुए थे, कैंप लगे हुए थे, स्टेज बने हुए थे जहां चर्चा होती थी किसानों से, जो उन्होंने शिविर बना रखे थे, उन सब पर बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर एक्शन। यह एक्शन किसका होता था? आदित्यनाथ का होता था, भाजपा का होता था। अब वही आम आदमी पार्टी अपना रही है। इसका विरोध किया था आम आदमी पार्टी के ही जो राज्यसभा सदस्य है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं हरभजन सिंह, उन्होंने, लेकिन चंद घंटे बाद उन्हें पलटना पड़ गया था। तो अब बात समझ लीजिए, ऐसे लोकतंत्र के ये हत्यारे हैं। तो इन्होंने इस तरह से करके किसानों के पीठ में छुरा भोंका और खनौरी पे और शंभू बॉर्डर दोनों पे बुलडोजर चला दिया, लाठियां मारी गई, सैकड़ों सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पास में एक वीडियो है, आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है किसान महिलाओं को पंजाब की पुलिस मार रही थी थप्पड़ों से। ये देख लीजिए। किसानों के संघर्ष में साथ रहे हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह ये सेवा कर रहे हैं, मार रहे हैं महिला को। अब आप सोचिए, तो ये स्थिति है। और हमारी पार्टी, तो जब महिलाओं तक को मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप खेल समझ सकते हैं। तो यह हो रहा है, यह है इनका चरित्र।
तो वह चरित्र इस देश में इस तरह से। पंजाब में रोजगार दिया नहीं जा रहा है, कर्ज ले ले करके अखबारों मीडिया चैनलों को सबको विज्ञापन दिए जा रहे हैं। तमाम वो हिंदुत्ववादी जो नारे हैं उन सब को पूरा किया जा रहा है, उन पर पूरी साजिश रची जा रही है। और अरविंद केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी की तरह ही कहते हैं, खुद को अवतारी बताते हैं, खुद को बताते हैं कि वो कृष्ण जन्माष्टमी पे पैदा हुए थे, क्या क्या। और वो मैं आपको बता चुका हूं कि उनके पिता आरएसएस से जुड़े हुए थे। उनके गांव हिसार में जहां उनका गांव है, आप जाइए पता कर लीजिए, उनका परिवार सदैव से आरएसएस का रहा। और वैसे भी इस समुदाय के बहुत सारे लोग, आपको सबसे ज्यादा इसी समुदाय के लोग आरएसएस में मिलेंगे। तो अब आप इस पूरी साजिश को, और इसकी पूरी साजिश केंद्र सरकार के साथ मिलके 72 घंटे पहले ही तैयार कर ली गई थी। यानी पूरी प्लानिंग थी कि वो इन बातों पे विरोध करेंगे, इसी पर हम ऐसे एक्शन लेंगे और ऐसे ऐसे कर देंगे। और 13 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से चले आ रहे प्रोटेस्ट को रोक दिया गया, जिसमें दर्जनों किसान शहीद हो चुके हैं। दर्जनों की मौत का जिम्मेदार कौन है? यही दोनों। तो आप समझ लीजिए, इसीलिए यह खुशहाली नहीं आ रही। जैसे चित्पावन ब्राह्मणों ने असली ब्राह्मणों के पीठ में छुरा भोंका है और उन्हें कैसे कैसे करके धीरे धीरे नफरती बना दिया है, ज्ञानहीन बना दिया है। ये वही है जो यहूदी है और वहां से आए थे, वहां से जब भगाए गए तो यहां आकर के कोंकण के समुद्री इलाके में बस गए थे और फिर अपने आप को चित्पावन ब्राह्मण कहने लगे। भारत में यदि भारत के इतिहास को देखेंगे तो भारत के इतिहास में कहीं चित्पावन ब्राह्मण नहीं होते थे। इन्होंने ही आके आरएसएस बनाई, और कैसे बनाई, क्या बनाई, ये सारा इतिहास आप देख सकते हैं। यही वजह है कि सिर्फ रज्जू भैया को छोड़ दें तो आरएसएस के जितने प्रमुख हुए हैं वो सभी चित्पावन ब्राह्मण, और जितनी हिंसाएं हुई हैं, तमाम तरह के गलत वो हुए हैं, उनमें और उनमें भड़काने, साजिशें रचने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। तो इस पूरी साजिश को समझा जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या एजेंडे साधे जा रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पंजाब के जितने सांसद हैं वो तख्ती लेकर के संसद भवन के परिसर में वहां इसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा इस पर तमाम प्रोटेस्ट और तमाम विरोध के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। इस सब के बाद सरकार जिस तरह की साजिश, 4-5 जिलों में तो लाठी चार्ज कर दिया है आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार ने, और यह तब से शुरू हुआ जब केजरीवाल दिल्ली से पंजाब आ गया। इसके पहले किसानों पे लाठी नहीं चल रही थी, हल्की फुल्की घटनाएं हो रही, लेकिन इसके बाद अब लाठी भी चलने लगी, बुलडोजर भी चलने लगा। वही सब होने लगा जो आरएसएस करती है, बीजेपी की सरकारें, डबल इंजन की सरकारें करती। यही वजह है कि खुशहाली नहीं आ रही। पंजाब कर्ज में समाता जा रहा है और ऐतिहासिक रूप से कर्जदार हो गया है। रोजगार जो पंजाब में कांग्रेस की सरकार के समय में सृजित किए गए थे, उन्हीं की जो नौकरियां दी गई वही नौकरियां दी गई। उसके बाद एक भी नौकरी नहीं दी गई, पक्की नौकरियां नहीं। लोग पलायन को मजबूर हैं, तमाम तरह के कष्ट हैं। हथकड़ियों बेड़ियों में जब पंजाब में ही लाए जाते हैं विदेश से, अमेरिका से भारतीय नागरिक, तब भी आम आदमी पार्टी वहां प्रोटेस्ट नहीं करती है, और वो सुकून से उस सारे काम को करती है जो भारत सरकार चाहती। पूरे खेल को समझा जा सकता है। अभी भी वक्त है, आप समझ सकें तो समझ लीजिए कि कौन आपका हितैषी है, कौन आपका दुश्मन। नहीं तो मौत आपके जीवन का हिस्सा बनना लिखिए। जय
हैं।